बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इसका फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया जो कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में चैप्टर थी। उसमें हमने टर्मिनोलॉजीज़ एब्डोमिनल रीजन वगैरह पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट की जो कि होम्योस्टेसिस था, उसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट की। स्केलेटल सिस्टम की ये एक बहुत लेंथी चैप्टर थी, तो इस वजह से इसके 4 पार्ट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, जो कि सारे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वो स्केलेटल सिस्टम के फिफ्थ यानी कि लास्ट पार्ट के बारे में वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है उनको पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स यहाँ आपके नोट्स में दी गई है। पहला है एबनॉर्मल कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल किस्म की कर्व जो है वो बनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसमें नेचुरली 4 टाइप ऑफ कर्व्स जो है वो पाए जाते हैं। वो कर्व्स कौन से हैं? एक हमारे साथ सर्वाइकल कर्व है जो कि नेक रीजन में जो कर्व है। दूसरा थोरेसिक कर्व है जो कि थोरेसिक रीजन में है। तीसरा लंबर कर्व है, लंबर रीजन में है। और फोर्थ वन जो है वो सैक्रल है। तो ये 4 कर्व्स जो है वो नेचुरली हमारे वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, लिखा है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस कौन सी ये किस किस्म की डिसऑर्डर है? तो इसके सामने ब्रैकेट में लिखी गई है क्रोक्ड। क्रोक्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? टेढ़ा होना। टेढ़ा होना को हम क्या कहते हैं? टेढ़ेपन को, टेढ़े होने को हम क्रूक्ड कहते हैं। तो इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम का कर्व होता है वो टेढ़ा हो जाता है। किस एरिया पे? इज ए लेटरल बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम यूजुअली इन द थोरेसिक रीजन। ये वर्टिब्रल कॉलम का लेटरली बेंड होना है यूजुअली किस एरिया पे? जो थोरेसिक कर्व है, जो थोरेसिक रीजन है, उस एरिया पे अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो लेटरली बेंड हो जाती है तो इस कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? काइफोसिस है। काइफोसिस के सामने लिखा गया है हम्प। हम्प का क्या मतलब है? हम्प का मतलब है उभर आना या गोमड़ा हो जाना। इसको क्या कहते हैं? हम काइफोसिस कहते हैं। इज एन इंक्रीज इन द थोरेसिक कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन विच शोल्डर बेंड अपवर्ड। ये क्या है? ये एक थोरेसिक जो हमारा कर्व होता है, नॉर्मली जो थोरेसिक कर्व होता है उसमें इंक्रीज आ जाती है। और इंक्रीज आने से क्या होता है? जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके जो थोरेसिक कर्व है इसमें इंक्रीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से जो शोल्डर होते हैं वो बेंड अपवर्ड हो जाते हैं। इनके पिक्चर आगे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो थर्ड नंबर है ये लॉर्डोसिस है। लॉर्डोसिस क्या है? लॉर्डोसिस का मतलब इसके सामने लिखा है बेंट बैकवर्ड। बैकवर्ड की तरफ बेंट होने को हम लॉर्डोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? मे आल्सो कॉल्ड होलो बैक, इसको हम होलो बैक भी कहते हैं। इज़ एन इंक्रीज इन द लंबर कर्व। जो लंबर कर्व है उसमें इंक्रीज आने को लॉर्डोसिस या होलो बैक कहते हैं। तो एमसीक्यूज बन सकती है कि होलो बैक किसको कहते हैं? आप लोग लिखेंगे कि लॉर्डोसिस को कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का हमने क्या कहा था कि ये लेटरल बेंडिंग होना है वर्टिब्रल कॉलम का। यूजुअली थोरेसिक रीजन में जब वर्टिब्रल कॉलम लेटरली बेंड होता है तो इस कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम किस तरह बेंड हुई है। ये सब कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होती है, पैदाइशी डिसऑर्डर्स होते हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपके साथ, ये किस तरह जो है ये बेंड हुई है लेटरल साइड पे जो वर्टिब्रल कॉलम है। इस कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। इसके बाद ये देखिए, आप नॉर्मल स्पाइन भी देख सकते हैं। स्पाइन किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था जिस चैप्टर में कि ये जो नोकीले चीज़ होते हैं, नोक की तरह निकले हुए जो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, इनको स्पाइन कहा जाता है।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो अज़ान हो रही थी इसलिए मैं चुप थी। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि हाँ, काइफोसिस के बारे में। तो ये नॉर्मल, एक साइड में आप लोगों को नॉर्मल स्पाइन दिखाई गई है। स्पाइन ये जो नोकीले होते हैं, नोकीले से स्ट्रक्चर होते हैं वर्टिब्रा के ऊपर, इनको हम स्पाइन कहते हैं। तो जहाँ पे जो नॉर्मल हमारे साथ होता है, नॉर्मल में कर्व भी नॉर्मल है, लेकिन जब ये काइफोसिस हो जाती है तो ये भी एक कंजेनिटल डिसऑर्डर होती है, पैदाइशी एक डिसऑर्डर होती है। इसमें क्या होता है, जो थोरेसिक कर्व होता है वर्टिब्रल कॉलम का, उसमें इंक्रीज आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो शोल्डर है ये अपवर्ड बेंड हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोल्डर इनका क्या हुआ है, अपवर्ड बेंड हुआ है। तो इस कंडीशन को हम काइफोसिस कहते हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो है काइफोसिस है, और जो ये वाला है ये हमारे साथ नॉर्मल है। तो काइफोसिस का आप देख सकते हैं कि इसका जो शोल्डर है ये किस तरह से बेंड हुआ है अपवर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे साथ काइफोसिस थी। काइफोसिस का हमने देख लिया। अब नीचे हमारे साथ है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है, बेंट बैकवर्ड, बेंट बैकवर्ड या होलो बैक को हम लॉर्डोसिस कहते हैं, हमने पढ़ा। तो ये बेंट बैकवर्ड या होलो बैक जो है ये किस तरह होती है, ये आप देख सकते हैं। होलो बैक भी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे होल जो है वो ज़्यादा बन जाती है, और इसको हम लॉर्डोसिस भी कहते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो लंबर कर्व होता है वो डीप चला जाता है और यहाँ पे होल ज़्यादा बन जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है। ये देखिए यहाँ लिखा है एग्जागरेटेड लंबर कर्व, मीन्स के ज़रूरत से ज़्यादा जो है ये कर्व बन गई है, कर्व ज़्यादा बन गई है। ये बहुत ज़्यादा लंबर कर्व जो है वो डीप चली गई है। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, जो जो बेली है इस पर्सन का वो लार्जली फॉरवर्ड हुआ है। इसका बेली देखिए इसका एब्डोमेन देखिए, ये किस तरह हुआ है, लार्जली फॉरवर्ड हुआ है। तो इस कंडीशन को हम लॉर्डोसिस कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा किसे कहते हैं, इज़ ए कंजेनिटल डिफेक्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन विच लेमिने ऑफ L5 or S1 fail to develop normally and unite एट द मिड लाइन। क्या होता है, ये कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है, डिफेक्ट होती है, पैदाइशी एक डिफेक्ट होती है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम में जो लेमिना होते हैं L5 मतलब के लंबर वर्टिब्रा, जो लंबर 5 वर्टिब्रा है उसके लेमिना, और जो हमारे साथ सेक्रल 1 वर्टिब्रा होता है, सेक्रल वर्टिब्रा में जो 1 नंबर वर्टिब्रा होता है उसका जो लेमिना है, वो दोनों जो है नहीं बन पाते, सही से डेवलप नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते, और फिर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइट होके मिड लाइन पे आ जाते हैं। तो L5 और S5 के जो लेमिना होते हैं वो जब डेवलप नहीं हो पाते और एक दूसरे के साथ यूनाइट होके मिड लाइन पे आ जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम स्पाइना बिफिडा कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्पाइना बिफिडा जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक स्पाइना बिफिडा ओकल्टा होता है और दूसरा स्पाइना बिफिडा सिस्टिका होता है। इनमें ये फ़र्क है कि स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में एक छोटा सा डिम्पल होता है। ये जो लास्ट रीजन होता है, ये जो लंबर 5 और सेक्रल 1 के दरमियान जो रीजन होता है उसमें एक डिम्पल सी बन जाती है। उसमें कोई उसमें फ्लूइड वगैरह जमा नहीं होती, वहाँ पे कोई सिस्ट वगैरह नहीं होते, बस एक डिम्पल सी बन जाती है। और ये जो है लीस्ट सीवियर है, ये इतना सीरियस नहीं होता, इसको हम स्पाइना बिफिडा कहते हैं। यूजुअली यहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ होती है, इसको स्पाइना बिफिडा ओकल्टा कहते हैं। और दूसरा हमने कहा कि स्पाइना बिफिडा सिस्टिका है। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका में क्या होता है, वो उस एरिया पे सिस्ट बन जाता है। और सिस्ट किसे कहते हैं, वो चीज़ जिसका मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाती है उसको हम सिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक सिस्ट होती है, उस सिस्ट के अंदर फिर जब एक स्पाइना बिफिडा सिस्टिका जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ मेनिंजेस हो उसको हम मेनिंगोसील कहते हैं। और एक ऐसा स्पाइना बिफिडा जिसके अंदर मेनिंजेस के साथ नर्व्स शामिल हो, नर्व्स अंदर गए हो, इस जमा हुए हो, इसको हम मेनिंगोमायोसील कहते हैं।
तो आइए पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। The least serious form is called Spina bifida occulta। टू टाइप होते हैं, एक स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, एक स्पाइना बिफिडा ओकल्टा। तो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा जो है ये लीस्ट सीरियस टाइप है एंड शोविंग नो सिम्टम बट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल डिम्पल। इसके कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इस रीजन पे नंबर 5 और सेक्रल 1 का ये जो रीजन है यहाँ पे एक डिम्पल सा बना होता है। Other types of spina bifida involve the protrusion of meninges and or spinal cord and are collectively termed as spina bifida cystica। जो दूसरे पार्ट होते हैं, जो दूसरे टाइप्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें मेनिंजेस बाहर आई हुई होती है, स्पाइनल कार्ड बाहर आया होता है, उस सिस्ट के अंदर सिस्ट बनी होती है, उनको हम कलेक्टिवली स्पाइना बिफिडा सिस्टिका कहते हैं, जिसके आगे और दो टाइप्स है। फॉर द प्रेजेंस ऑफ सिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्ट प्रेजेंट होता है। इफ़ द सेक कंटेन मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर उस सिस्ट के जो सेक बना है उसमें सिर्फ मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो तो उस कंडीशन को हम स्पाइना बिफिडा विथ मेनिंगोसील कहते हैं, और ये भी इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। लेकिन इफ़ द सेक कंटेन मेनिंजेस एंड नर्व्स, अगर उस सेक में मेनिंजेस के साथ साथ नर्व भी आ जाती है तो उसको हम फिर स्पाइना बिफिडा विथ मेनिंगोमायोसील कहते हैं। तो ये स्पाइना बिफिडा विथ मेनिंगोमायोसील के उसमें जब नर्व्स आ जाती है तो ये ज़्यादा जो है वो सीरियस कंडीशन होता है। एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्पाइना bifida is associated with the deficiency of vitamin B and folic acid। जो इंक्रीज रिस्क होता है स्पाइना बिफिडा का, मीन्स कि स्पाइना बिफिडा क्यों होता है, उन लोगों में होता है जो कि जिनमें विटामिन बी और फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी होती है। इसीलिए स्टूडेंट्स जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको क्या किया जाता है, विटामिन बी और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट उनको दी जाती है कि ताकि उनके बच्चे जो उनके यूट्रस में ग्रो कर रहे हैं उनको स्पाइना बिफिडा ना हो। अगर उनमें फोलिक एसिड और विटामिन बी की कमी हो जाती है मदर में तो बच्चे के लिए वो काफ़ी नहीं होते, और फिर क्या होता है, बच्चे को ये स्पाइना बिफिडा बन जाता है और ये कि कंजेनिटल डिफेक्ट होती है। यहाँ से आप पिक्चर देख सकते हैं स्पाइना बिफिडा का। ये स्पाइना बिफिडा बेसिकली सिस्टिका है जिसमें सिस्ट बनी है। इस तरह के जब सिस्ट बनते हैं तो इसको हम स्पाइना बिफिडा सिस्टिका कहते हैं। यहाँ पे आप स्पाइना बिफिडा ओकल्टा देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सिस्ट वगैरह नहीं होती, बस एक सिंपल सा डिम्पल यहाँ होता है। इसको हम स्पाइना बिफिडा ओकल्टा कहते हैं। ये लीस्ट सीरियस टाइप है, इसमें कोई फ्लूइड वगैरह जमा नहीं होती, बस एक जो है डिम्पल सा बना होता है। दूसरा ये हमारे साथ स्पाइना बिफिडा सिस्टिका है। देखिए यहाँ पे इस तरह का सिस्ट बना हुआ है, इसको हम स्पाइना बिफिडा सिस्टिका इस वजह से कहते हैं क्योंकि सिस्ट बना है। और इसके आप टाइप्स देखे यहाँ पे इस स्पाइना बिफिडा ओकल्टा भी दिखाया गया है। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में क्या होता है, ना तो यहाँ पे सिस्ट बनता है, ना इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड चली जाती है, ना इसमें नर्व्स चले जाते हैं, ना इसमें मेनिंजेस चली जाती है, बस यहाँ पे हेयर की ग्रोथ होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं हेयर ग्रोथ यहाँ पे हुई है। इसके अलावा अगर हम स्पाइना बिफिडा सिस्टिका के टू टाइप्स देख लें तो एक हमारे साथ मेनिंगोसील और दूसरा हमारे साथ मेनिंगोमायोसील है। मेनिंगोसील में यहाँ पे आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि सिर्फ जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और इसके साथ साथ मेनिंजेस है, मेनिंजेस यानी दुरामेटर अर्कानोइड मेटर और पाया मेटर, ये तीनों गए हुए हैं। नर्व यहाँ पे ये जो येलो कलर के नर्व है ये इंटेक्ट है, ये नहीं गए हैं उस सिस्ट में, तो इसको मेनिंगोसील कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी गया हुआ है, इसमें मेनिंजेस भी गए हुए हैं और साथ साथ ये येलो कलर के यहाँ पे नर्व्स भी इसमें चले गए हैं, तो इस कंडीशन को हम मेनिंगोमायोसील कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, इसे हमने स्टार्ट किया था, ये कंप्लीट हो चुका यहाँ तक। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी।
अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगी वो आप लोगों के लिए ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसके इसमें से एमसीक्यूज़ बने हैं, 100 एमसीक्यूज़ बने हैं। उन एमसीक्यूज़ के बारे में आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।